सिंपल लैंग्वेज में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है कि रिफ्लेक्शन दिखाना, अपने आप हमने जो काम किया है उसका खुद ही अपने आप रिफ्लेक्शन दिखाना, रिफ्लेक्ट करना। जैसे कि हम मिरर में देखते हैं तो हमें मिरर में किसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है? हमारा खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो उसी तरह से हमारे खुद के काम का खुद ही रिफ्लेक्शन दिखाना। ओके, चाहे वो काम हम फ्यूचर में करेंगे, चाहे हमने वो काम पास्ट में किया हो। उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा? माई सेल्फ यानी कि मेरा, अवर सेल्फ यानी कि हमारा, योर सेल्फ यानी तुम्हारा, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स। अब देखिए यहाँ पे जो अवर सेल्फ है उसको हम कभी भी अवर सेल्फ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अवर खुद अपने आप में प्लूरल फॉर्म है। हमें कभी भी अवर सेल्फ नहीं लिखना है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हमें अवर सेल्फ ही लिखना है। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज गिव योर सेल्फ सम टाइम। प्लीज अपने आप को थोड़ा टाइम दो। अब देखिए खुद को ही रिफ्लेक्शन दे रहा है ये सेंटेंस। किसको? अपने आप को, योर सेल्फ। प्लीज अपने आप को थोड़ा टाइम दो। तो ये क्या हो गया? ये योर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस। तुम इसके लिए अपने आप को दोषित मत कहो। ओके, अब देखिए योर सेल्फ यानी खुद, अपने आप को। तुम अपने आप को, खुद को इसके लिए दोषित मत कहो। तो ये योर सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। खुद अपने आप पे एक रिफ्लेक्शन देता है दोषी होने का, ब्लेम करने का। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ बाय प्लेइंग। अब देखिए हर्ट यानी चोट पहुंचाना, हर्ट मतलब कि चोट पहुंचाना। ओके, आई हर्ट माई सेल्फ बाय प्लेइंग, मैंने खेल के अपने आप को ही चोट पहुंचाई। हर्ट यानी चोट पहुंचाना। अब देखिए हर्ट यानी चोट पहुंचाना, उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही हर्ट होगा, और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हर्ट माई सेल्फ बाय प्लेइंग, मैंने खेल के अपने आप को ही, माई सेल्फ अपने आप को ही चोट पहुंचाई। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, जहाँ पे खुद का ही, खुद के काम का ही रिफ्लेक्शन आके हम पे पड़े या फिर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, थर्ड वाला, इंटेंसिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक यानी कि खुद अपने आप पे एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज यानी कि दबाव देना। अब देखिए सेंटेंस डेफिनेशन क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है या फिर नाउन दिया गया है, सब्जेक्ट खुद नाउन भी हो सकता है। ओके, जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उस पे क्या करना है? हमें दबाव देना है, जिससे सेंटेंस स्ट्रॉन्ग बने। हम एग्जाम्पल में देखेंगे तब हमें ये प्रोनाउन का, ये टाइप का जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। नेक्स्ट दिया गया है, द बेसिक मीनिंग ऑफ सेंटेंस डज नॉट चेंज व्हेन वी पुट और रिमूव इंटेंसिव प्रोनाउन। यानी कि जितने भी इंटेंसिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है, उसको सेंटेंस में रखने से, लगाने से या फिर हटाने से उस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में हो या ना हो, ये इतना जरूरी नहीं है। ओके, इंटेंसिव प्रोनाउन इज यूजुअली यूज्ड एग्जैक्ट आफ्टर सब्जेक्ट। एग्जैक्ट सब्जेक्ट के बाद ही हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए जो सेकंड में क्या कहा गया है कि द बेसिक मीनिंग ऑफ सेंटेंस डज नॉट चेंज व्हेन वी पुट और रिमूव इंटेंसिव प्रोनाउन। जब हम सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन को रिमूव करते हैं तब सेंटेंस के मीनिंग में चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज करेंगे तब वो सेंटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा हम देखेंगे एग्जाम्पल में। कौन से प्रोनाउन आएंगे उसमें? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देमसेल्व्स। अब आप कहेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे वही के वही एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो उसी डिफरेंस को हमें यहाँ पे एग्जाम्पल से देखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या फर्क है।
एक तो ये फर्क है कि एम्फेटिक प्रोनाउन वाले जो सेंटेंसेस है उसमें हम एम्फेटिक प्रोनाउन ना भी लगाए तो भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ओके, या फिर उसका मीनिंग कुछ निकलेगा ही नहीं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्लीज क्लीन योर रूम योरसेल्फ। प्लीज अपना रूम खुद ही साफ करो। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्लीज अपना रूम खुद ही साफ करो। योरसेल्फ हमने क्या लिया, रूम के बाद योरसेल्फ लिया। अगर मैं ये योरसेल्फ ना भी लगाऊं तो भी इतने सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, प्लीज क्लीन योर रूम, प्लीज अपना रूम साफ करो, तो हमें योरसेल्फ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज ना भी करे तो भी चलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, द मशीन इटसेल्फ वर्क्स ऑटोमेटिकली। मशीन जो है वो अपने आप से ही खुद काम कर रहा है, मशीन खुद ही काम कर रहा है। ओके, तो हमने मशीन के बाद क्या लगाया, इटसेल्फ। जो भी सेंटेंस में जो भी नाउन दिया गया है उस नाउन के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है, वो हमें ध्यान रखना है। उस नाउन के बाद में ही प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मशीन दिया गया है तो मशीन के लिए हमने इटसेल्फ यूज किया है, इसीलिए हम मशीन के एग्जैक्ट बाद में ही इटसेल्फ का यूज करेंगे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, मशीन खुद ही काम कर रहा है। अब देखिए अगर मैं इटसेल्फ का यूज ना करूं तो क्या मीनिंग होगा, द मशीन वर्क्स ऑटोमेटिकली, मशीन काम कर रहा है। ओके, तो इटसेल्फ को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल, वी अवर सेल्फ विल हैव टू मैनेज इन द टूर। हमें खुद ही टूर में मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अवर सेल्फ किसके लिए यूज किया है, वी के लिए। तो वी के जिसके लिए हमने यूज किया है उसके एग्जैक्ट बाद में ही हमें प्रोनाउन का यूज करना है। कौन से प्रोनाउन का, एम्फेटिक प्रोनाउन का। वी अवर सेल्फ विल हैव टू मैनेज इन द टूर, हमें खुद ही टूर में मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं अवर सेल्फ ना लगाऊं तो क्या मीनिंग होगा, हमें मैनेज टूर में मैनेज करना पड़ेगा। तो एम्फेटिक प्रोनाउन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन ना लगाए तो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ओके, हमें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, हमें मैनेज करना पड़ेगा, दोनों सेंटेंस में से स्ट्रॉन्ग सेंटेंस कौन है, हमें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए सेंटेंस में एम्फेसिस दिखाने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब देखिए एक बार फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज गिव योर सेल्फ सम टाइम। अगर मैं यहाँ पे योर सेल्फ ना दिखाऊं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, प्लीज अपने आप को टाइम दो, प्लीज टाइम दो। योर सेल्फ अगर मैं निकाल दूं तो क्या होगा, प्लीज गिव सम टाइम, प्लीज थोड़ा टाइम दो, लेकिन किसको टाइम दो। तो ये सेंटेंस आधा अधूरा लग रहा है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना सेंटेंस का मीनिंग कुछ चेंज ही हो जाएगा। सेकेंड है, डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस। तुम अपने आप को इसके लिए दोषित मत ठहराओ। अब योर सेल्फ का यूज मैं ना करूँ और ऐसा कहूँ, डोंट ब्लेम फॉर दिस, तुम दोषित मत ठहराओ, लेकिन किसको मत ठहराओ, योर सेल्फ। तो योर सेल्फ का यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ना करने से सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ बाय प्लेइंग। आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ को अगर रिमूव कर दे तो क्या होगा, आई हर्ट बाय प्लेइंग, मैंने खेल के चोट पहुंचाई, लेकिन किसको पहुंचाई, माई सेल्फ। ओके, तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिमूव करने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और इंटेंसिव यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन को रिमूव करने से ऐसा मीनिंग का चेंज नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनेगा। ओके, एम्फेटिक प्रोनाउन से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फोर्थ नंबर का टाइप है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है कि जो प्रोनाउन खुद अपने आप में ओनरशिप दिखाता हो, ओनरशिप यानी कि खुद की ऑथोरिटी ऑथोरिटी हो, जिस चीज पे खुद का हक हो, उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, पजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप और पोजेशन विथ अनदर, किसी और के साथ डायरेक्ट उसका रिलेशन या फिर पोजेशन दिखाता है, चाहे वो चीज हो या फिर पर्सन हो। उसमें क्या क्या आएगा, मैंने आपको प्रोनाउंस का चार्ट दिखाया था, उसमें थर्ड नंबर का पजेसिव प्रोनाउन और फोर्थ नंबर का पजेसिव प्रोनाउन वो सारे इसमें आएंगे। ओके, माय माइन यानी कि मेरा, अवर एंड अवर्स यानी कि हमारा, योर एंड योर्स यानी कि तुम्हारा,
इट्स एंड इट्स यानी कि उसका, हिज एंड हिज यानी कि उसका, हर एंड हर्स उसका, देयर एंड देयर्स यानी कि उन लोगों का। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम रीडिंग माई फेवरेट बुक नाउ, मैं मेरी फेवरेट बुक अभी पढ़ रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें पजेसिव प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है यहाँ पे? माई, मेरी फेवरेट बुक। ओके, अब देखिए आई क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन वो पर्सनल प्रोनाउन है। हमें यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन देखना है। तो ये माय है, वो माय है, वो क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए किसकी ओनरशिप दिखाता है, किसका पोजीशन दिखाता है? फेवरेट बुक, ये मेरी फेवरेट बुक है। तो मतलब ये जो बुक है वो मेरी ओनरशिप दिखाता है। ओके, ये मेरी ही है और मेरी फेवरेट बुक है। तो माय क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस मोबाइल इज हर, ये मोबाइल उसका है। दिस मोबाइल इज हर्स। ओके, तो हमने क्या किया? हर्स लगाया। हर्स क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं? दिस इज हर मोबाइल, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज हर मोबाइल, देखो यही सेंटेंस है, दिस इज हर मोबाइल। तो ये क्या है? हर हमारा हो गया पजेसिव प्रोनाउन। देन दिया गया है दैट इज अवर्स, प्लीज डोंट यूज इट, ये हमारा है, प्लीज उसको यूज मत करो। ये किसका है? हमारा है, हम लोगों का है। दैट इज अवर्स, तो ये अवर्स क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। ओके, योर गिविंग मी सरप्राइज वॉज ग्रेट, तुम्हारा मुझे सरप्राइज देना वो बहुत ही ग्रेट था। ओके, तो ये क्या हो गया? योर पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ओके, फिर क्या आएगा? Theirs is a very gorgeous home, उनका बहुत ही अच्छा घर है, खूबसूरत घर है। ओके, उनका बहुत ही खूबसूरत घर है। तो ये theirs है, वो क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वें नंबर का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि किसी भी चीज को हाईलाइट करके उसके बारे में बताना, यानी कि किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके बताना। ओके, उस टाइप के सेंटेंस में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स और पर्सन, किसी भी पर्सन या चीज को पॉइंट आउट करके हम सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उसमें क्या क्या आएगा? दिस, दैट एंड दिस एंड दूस, इन चारों वर्ड का मीनिंग क्या होगा हम देखते हैं। दिस यानी कि ये। ओके, दिस का मतलब ये होता है ये। अब देखिए कोई भी पर्सन या फिर कोई भी चीज अगर सिंगुलर में हो और हमारे नजदीक में ही हो, यानी कि एक वचन में हो और हमारे पास में ही हो, तो हम उस टाइप के सेंटेंस के लिए दिस का यूज करेंगे। ओके, और अगर कोई भी चीज या फिर कोई भी पर्सन सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो और हमसे दूर हो, तो उस टाइप के सेंटेंस के लिए दैट का यूज करेंगे। दैट यानी वो। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, ये पेन है, मेरे मेरे पास पेन है, जो मेरे पास में ही है और एक ही पेन है, तो मैं क्या कहूंगी? दिस इज अ पेन, ये पेन है। लेकिन वही पेन अगर मेरे से दूर हो तो मैं क्या करूंगी? उसको पॉइंट आउट करके कहूंगी कि वो पेन है। ओके, पेन दूर है लेकिन एक ही है सिंगुलर में, तो उस केस में हम दैट का यूज करेंगे। दीज का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी चीज या फिर कोई भी पर्सन हमारे नजदीक हो और वो प्लूरल हो यानी कि एक से ज्यादा हो, बहुवचन हो, तो हम वहां पे दीज का यूज करेंगे। ओके, और दोज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज या फिर पर्सन एक से ज्यादा हो और वो हमसे दूर हो, तो हम वहां पे दोज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारी पेन मेरे पास है तो मैं कहूंगी कि दीज आर पेन्स, ये पेन्स है। ओके, और वही सारी पेन्स मेरे से दूर है तो मैं क्या कहूंगी? वो सारी पेन्स है, दोज आर पेन्स। ओके, तो उसी टाइप के सेंटेंस को हमें देखना है। फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज माय कार, ये मेरी कार है। तो यहाँ पे दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सी, दैट गर्ल इज क्राइंग, देखो वो लड़की रो रही है, वो लड़की हमसे दूर है इसीलिए हमने दैट का यूज किया। देखो वो लड़की रो रही है, तो दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड एग्जांपल, लुक दिस बर्ड्स आर चीयरपिंग,
देखो वो पक्षी चहक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दीज। एक से ज्यादा वर्ड्स है इसीलिए हमने दीज का यूज किया। ओके, दीज आर सच अ ब्यूटीफुल ड्रेसेस। ये बहुत ही अच्छे ड्रेसेस है। एक से ज्यादा ड्रेसेस है और हमारे नजदीक में ही है, इसीलिए दीज। तो दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज बनानास आर रोटन। ये केले सड़े हुए हैं। ओके, तो ये दोज क्यों लगा है, क्योंकि केले हमसे दूर है और एक से ज्यादा है इसीलिए। तो यहाँ पे दोज क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक सर्वनाम यानी कि जो सर्वनाम किसी भी दो या दो से ज्यादा पर्सन या फिर थिंग का, यानी कि व्यक्ति या फिर वस्तु का म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता हो, यानी कि पारस्परिक संबंध दिखाता हो, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही है, ईच अदर एंड वन अदर। वन अनदर। अब देखिए ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। टू फॉर ईच अदर यानी कि एक दूसरे के लिए, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ, टू ईच अदर एक दूसरे को। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों में फर्क क्या है, कि अगर किसी भी दो पर्सन या फिर दो वस्तु के बारे में बात की गई हो तब हम ईच अदर का यूज करेंगे, और अगर दो से ज्यादा हो तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा मदद रूप रहेंगे। ओके, तो किसकी बात की है, वी की। वी में एक से ज्यादा लोग होते हैं। हमें यहाँ पे पर्टिकुलर बताया नहीं गया है कि यहाँ पे दो ही लोग हैं, लेकिन यहाँ पे ईच अदर दिया गया है, इसीलिए हमें मानना है कि यहाँ पे दो ही लोग होंगे। वी विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा मदद रूप बनेंगे। ऑल पीपल शुड हैव कंपेशन फॉर वन अनदर। अब देखिए कंपेशन का मीनिंग क्या होता है, दया, करुणा। अब देखिए सभी लोगों को एक दूसरे के लिए दया होनी चाहिए। तो सभी लोगों में दो से ज्यादा ही लोग होंगे। ओके, तो इसीलिए हमने ईच अदर का यूज नहीं किया और वन अनदर का यूज किया। थर्ड एग्जाम्पल, द ग्रुप ऑफ डांसर्स एंड सिंगर्स कॉम्पिटेड विथ वन अनदर। डांसर्स के ग्रुप ने और सिंगर्स के ग्रुप ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन किया था। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, पारस्परिक रिलेशन दिखाता है, म्यूचुअल रिलेशन। ये देखो दो दो लोगों के बीच का म्यूचुअल रिलेशन। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, एक दूसरे को मदद करेंगे, दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहा है। यहाँ पे ऑल पीपल, तो यहाँ पे दो से ज्यादा लोगों की रिलेशनशिप दिखा रहा है, और यहाँ पे भी द ग्रुप ऑफ डांसर्स एंड सिंगर्स। ओके, तो यहाँ पे भी दो से ज्यादा, उसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, कि हर एक चीज को या फिर हर एक पर्सन को जो पूरे ग्रुप में है, उस ग्रुप में से हर एक पर्सन को या फिर हर एक चीज को पॉइंट आउट करके, इंडिविजुअली पॉइंट आउट करके उसके बारे में चीज बताई जाए। भले ही वो ग्रुप में 10 लोग हो, 15 लोग हो, 20 लोग हो, लेकिन वो पूरे के पूरे 20 लोगों के ग्रुप में से सारे के सारे 20 लोगों को इंडिविजुअली पॉइंट आउट करके उसके बारे में बताया जाए, उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन शोज द ग्रुप सेपरेटली इंस्टेड ऑफ कलेक्टिवली। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा, ईच, आइदर एंड नाइदर। ओके, ये तीन चीजें आएगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन स्टोरी बुक्स। हर एक विद्यार्थियों को स्टोरी बुक दी गई थी। अब देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है, स्टूडेंट्स यानी कि एक से ज्यादा ही स्टूडेंट्स हो गए। अब ये स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक से ज्यादा यानी कि 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि हर एक स्टूडेंट्स को वॉज गिवन स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स दी गई थी। ओके,
तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इच का यूज किया। भले ही स्टूडेंट्स पूरे ग्रुप में 2 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन हमने किस किस को स्टोरी बुक दी, हर एक पर्सन को दी। ओके, तो उसमें क्या होगा, हमने इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट्स को स्टोरी बुक दी है, इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होगा इच। ओके, तो और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो जब भी सब्जेक्ट प्लूरल में हो सब्जेक्ट, तब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो टू बी का फॉर्म होगा, वॉज, वर, इज, एम, आर, तो हम क्या करेंगे, उसका भी प्लूरल ही लेंगे। तो हम यहाँ पे वॉज नहीं लेंगे, लेकिन वर लेंगे, बराबर। तो इसमें हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये उल्टा रूल हो जाएगा कि यहाँ पे भले ही स्टूडेंट्स प्लूरल में हो, लेकिन हमें यहाँ पे जो टू बी का फॉर्म है वो सिंगुलर में ही लेना है। क्यों सिंगुलर में लेना है, क्योंकि ईच है वो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को पॉइंट आउट करता है। तो ईच में एक एक पर्सन आता है, इसीलिए हम ईच को ध्यान में रख के टू बी का फॉर्म लेंगे। हमें प्रोनाउन को ध्यान में रख के टू बी का फॉर्म लेना है, ना ही कि ये वाले सब्जेक्ट को ध्यान में रख के। और ईच क्या है, अपने आप में सिंगुलर है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉज यूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गिव ईच लेडी रिस्पेक्ट। मैं हमेशा हर एक लेडी को रिस्पेक्ट देता हूँ, सम्मान देता हूँ या फिर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो ईच लेडी है, तो ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, ईच लेडी, लेडी में बहुत सारी लेडी का ग्रुप आ गया, जितनी भी लेडी है, जितनी भी महिलाएं हैं, वो सारी आ गई। लेकिन यहाँ पे वो सारी महिलाओं में हर एक महिला को पॉइंट आउट किया गया है, इसीलिए हम ईच का यूज करेंगे। और लेडी को सिंगुलर में ही लिखेंगे, लेडीज नहीं लिखेंगे, लेडी लिखेंगे। ओके, तो ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट दिया गया है, ये ईच के एग्जाम्पल थे। अब हम आइदर के देखते हैं। आई रिफर आइदर टी और कॉफी, मैं या तो चाय या तो कॉफी लूंगी। ओके, अब देखिए, आइदर आइदर के साथ हमेशा और आता है, आइदर के साथ हमेशा और आता है, और नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। ओके, तो यहाँ पे आई रिफर आइदर टी और कॉफी, मैं या तो चाय या तो कॉफी पसंद करूंगी। तो यहाँ पे आइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, आइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज विनर, दोनों में से एक गर्ल विनर है। तो यहाँ पे भी आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, आइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स, अब देखिए टू गर्ल्स है, दो गर्ल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आर नहीं लगाया, इज लगाया है। क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसीलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही आइदर ड्राइव अ कार और आस्क्स हिम टू ड्राइव, वो या तो वो कार ड्राइव करेगा या तो उसे ड्राइव करने के लिए कहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी आइदर दिया गया है, तो आइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थर्ड है नाइदर, नाइदर का एग्जांपल देख लेते हैं। नाइदर रोमा नॉर रॉकी वेंट टू स्कूल, ना ही तो रोमा ना ही तो रॉकी स्कूल गए थे, ना ही तो रोमा स्कूल गई ना ही तो रॉकी स्कूल गई। तो इस केस में हमने क्या किया, नाइदर को यूज किया, और नाइदर के साथ नॉर का यूज किया। मैंने क्या कहा, आइदर के साथ और आएगा और नाइदर के साथ नॉर आएगा। ओके, ना ही तो रोमा ना ही तो रॉकी स्कूल गए। ओके, तो नाइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि रोमा, यहाँ पे लिखती हूँ, रोमा डिड नॉट गो टू स्कूल। और मैं इस तरह से लिखती हूँ कि रॉकी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस बनाए, तो इस दोनों सेंटेंसेस को मुझे एक ही सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना हो, तो मैं नाइदर का यूज करूंगी। ओके, नाइदर रोमा नॉर रॉकी वेंट टू स्कूल, ना ही तो रोमा स्कूल गई ना ही तो रॉकी स्कूल गया। सेकेंड एग्जाम्पल, रमेश नाइदर लाइक टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस नॉर लाइक टू गो टू स्कूल, रमेश को ना ही तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पसंद है और ना ही तो स्कूल जाना पसंद है। तो यहाँ पे नाइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल, ही नाइदर इनवाइटेड मी नॉर माई कजिन, उसने ना ही तो मुझे इनवाइट किया ना ही तो मेरे कजिन को। तो ये नाइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट हमारा टाइप है 8वें नंबर का इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव का मीनिंग तो सबको पता है कि प्रश्नार्थ। ओके, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आता हो उस वाले प्रोनाउन को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये प्रोनाउन कब यूज होगा? क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन आएंगे? हु, हुज, हुम, व्हाट एंड विच। अब देखिए मीनिंग क्या होता है? हु यानी कौन, हुज यानी किसका, हुम यानी किसको, व्हाट एंड विच यानी कि क्या। ओके, इस वाले सेंटेंस प्रोनाउंस को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट वाला, हु इज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन इंटरेस्टेड है? तो यहाँ पे हमने हु का यूज किया, तो हु हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है whom do you like more, मॉम और डैड। तुम किसको ज्यादा पसंद करते हो, मम्मी को या फिर पापा को? तो यहाँ पे whom क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whose बैग इज दिस, ये किसका बैग है? तो ये whose क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। what कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? तो what। 5वें नंबर का एग्जाम्पल, विच कलर डू यू लाइक, ब्लैक और रेड। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक या फिर रेड, काला या फिर लाल। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा गया है? चौथे नंबर का और 5वें नंबर का जो सेंटेंस है वो सेम ही है। यहाँ पे हमने वॉट लगाया है और यहाँ पे विच लगाया गया है। सबसे पहले तो विच वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, और दूसरी बात, चौथे वाले जो एग्जाम्पल में है ना, हमें सिलेक्शन नहीं दिया गया है। ओके, ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए हम वॉट का यूज करेंगे। और जहां पे भी हमें ऑप्शन दिया गया हो सिलेक्ट करने के लिए तो वहां पे हम विच का यूज करेंगे। ओके, दोनों में यही फर्क है। और वॉट और विच दोनों ही क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखने से पहले यहाँ पे नोट दिया गया है। जो मैंने अभी आपको नोट बताया ना, वही वो नोट है। नोट में दिया गया है विच इज यूज्ड इन सेंटेंस व्हेन वी आर गिवन चॉइस ऑप्शन इन क्वेश्चन। जब भी हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया हो तब हमें विच का यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको रेड और ब्लैक वाला सेंटेंस दिखाया कि कौन सा कलर पसंद है। और व्हाट का यूज कब होगा? व्हाट इज यूज्ड इन सेंटेंस व्हेन देयर इज नो चॉइस टू सिलेक्ट, हमें ऑप्शन ना दिया गया हो तब। ओके, नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन में आता है द प्रोनाउन दैट टेल्स फर्दर अबाउट प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए अगर हमें एक से ज्यादा सेंटेंसेस दिए गए हो तो उस दो सेंटेंस में उस जो पहले वाले सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन दिया गया हो और उसी नाउन के बारे में या फिर उसी प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई हो तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, उसमें क्या आएगा? हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, एज, बट। अब देखिए इससे पहले हमने कौन सा प्रोनाउन देखा? इससे पहले हमने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, हुम, व्हाट एंड विच आया था। ओके, तो उसमें क्या कहा हमने? क्वेश्चन पूछा था। तो उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट तो है ही, लेकिन दोनों में क्या फर्क है वो हम सेंटेंस में देखेंगे। ओके, पहला एग्जांपल, आई सो दैट गर्ल शी हेल्प्ड मी। मैंने उस लड़की को देखा, उसने मेरी मदद की। अब देखिए इसमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको मुझे एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कहूंगी? आई सो दैट गर्ल हु हेल्प्ड मी। मैंने उस गर्ल को देखा जिसने मेरी मदद की थी। अब देखिए दोनों सेंटेंस को मैंने किससे जोड़ा? हु से। तो ही हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन दिया गया था? कौन सा नाउन दिया गया था? गर्ल। गर्ल यानी लड़की। मैंने उस लड़की को देखा। कौन सी लड़की को देखा? शी हेल्प्ड मी, जिसने मुझे मदद की थी। अब देखिए यहाँ पे जो गर्ल है उसी के बारे में हमने दूसरा सेंटेंस बताया कि उसने मुझे मदद की थी। तो उसी गर्ल के लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे, जिसने मुझे मदद की थी। तो गर्ल के लिए हमने हु का यूज किया, तो ये हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और हमने जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु का यूज किया था वो तो क्वेश्चन पूछने के लिए किया था।
सेकेंड, दिस इज द बॉय, हिज फादर हैज डाइड। ये लड़का है, उसके फादर मर चुके हैं। ओके, तो उसको हम एक ही सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस इज द बॉय हुज फादर हैज डाइड। ये वो लड़का है जिसके फादर मर चुके हैं। तो हुज क्या हो गया? हमने दोनों सेंटेंसेस को हुज से जोड़ा और हुज क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई बॉट अ बास्केट, इट इज यूज्ड फॉर फ्रूट्स। मैंने बास्केट खरीदा, वो फ्रूट के लिए उसका यूज किया जाता है। उसको हम किस तरह से लिखेंगे? आई बॉट अ बास्केट विच इज यूज्ड फॉर फ्रूट्स, या फिर दैट इज यूज्ड फॉर फ्रूट्स। दोनों सेंटेंसेस को हमने विच या फिर दैट से जोड़ा। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। मैंने बास्केट खरीदा जिसका फ्रूट्स के लिए यूज किया जाता है। तो विच और दैट दोनों ही सेम प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। फोर्थ एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन वॉट ही इज सेइंग। वो जो कह रही है, वो जो कह रहा है मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, या फिर मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। क्या नहीं सुनना चाहते हो? जो वो कह रहा है, वॉट। तो वॉट क्या हो गया? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, डोंट वरी एज शी विल टैकल द सिचुएशन। चिंता मत करो क्योंकि वो सिचुएशन हैंडल कर लेगी। टैकल करना यानी संभालना, परिस्थिति को संभाल लेगी। तो हमने किसको, दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ा? एज से। तो एज क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में एज दिया गया है, एज। ओके, एज का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी लुक्स सच अ प्रीटी एज nymph हैज कम फ्रॉम heaven। यानी कि वो इतनी सुंदर दिख रही है कि जैसे कि स्वर्ग में से अप्सरा आई हो। शी लुक्स सच अ प्रीटी, वो इतनी सुंदर दिख रही है। एज, दोनों सेंटेंसेस को हमने एज से जोड़ा, इसीलिए एज क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज नो रोज बट हैज थॉर्न्स। ऐसा कोई गुलाब नहीं है जिसके कांटे न हो। ओके, तो हमने दोनों सेंटेंसेस को बट से जोड़ा। तो बट भी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए लास्ट में मैंने बट लिखा है, तो मैंने सारे एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लियर करवा लिए। लास्ट वाला है टाइप इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, 10वें नंबर का। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? कि अ प्रोनाउन दैट डज नॉट गिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। यानी कि कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का आइडेंटिफिकेशन ना दिया गया हो, उसे हम इनडिफाइनाइट प्रोनाउन कहेंगे। उसमें निश्चित नहीं है कि कितने पर्सन होंगे, ओके, या फिर कितनी चीजें होंगी। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन में क्या आएगा? एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। ओके, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज। एनी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग यानी कि कोई भी। सम, समवन, समबडी, समथिंग, नोबडी, नथिंग, नो वन यानी कि कोई भी नहीं। फ्यू यानी कि थोड़े बहुत, मैनी यानी बहुत सारे, एंड ऑल यानी कि सब। ओके, तो इन सारे प्रोनाउन को हम इनडिफाइनाइट प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल उसके। एवरी गर्ल हैज राइट टू लिव विदाउट एनी फियर। हर एक लड़की को बिना डरे जीने का हक है। तो यहाँ पे एवरी क्या है? एवरी इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है। अब देखिए एवरी के पीछे हमेशा जो नाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट जो होता है या फिर नाउन होता है वो सिंगुलर में ही आएगा, और सिंगुलर के हिसाब से ही टू बी का फॉर्म आएगा। ओके, हर एक लड़की को बिना डरे जीने का हक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एवरीवन या फिर एवरीबॉडी इज आस्किंग मी अबाउट माय करियर। सभी लोग मुझसे मेरे करियर के बारे में पूछ रहे हैं। दोनों का मीनिंग सेम होता है, एवरीबॉडी या फिर एवरीवन, हर एक लोग। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग यानी सब ठीक हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग क्या है? इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शुड हेल्प एनी पर्सन हु इज इन नीड। हमें हर वो पर्सन की मदद करनी चाहिए जो, जिसको जरूरत है। हु इज इन नीड, जिसको जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे एनी क्या है? इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, एनीवन या फिर एनीबॉडी कैन ईट दिस।
कोई भी ये खा सकता है, एनी वन कैन ईट दिस, कोई भी ये खा सकता है, हर एक पर्सन खा सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर एनीथिंग, मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं करना है। ओके, एनीथिंग इंडिफाइनेट प्रोनाउन। आई बॉट सम फ्रूट्स, मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे, सम यानी कुछ, मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे थे। ओके, सम क्या हो गया, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। समवन या फिर समबडी इज लिसनिंग अवर टॉक्स, कोई हमारी बातें सुन रहा है, तो यहाँ पे समवन या फिर समबडी, कोई हमारी बातें सुन रहा है। देखिए यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं की है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। ओके, ग्रुप में भी हो सकता है और कोई एक भी हो सकता है, जैसे कि ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है, समबडी या फिर समवन इज लिसनिंग अवर टॉक्स, कोई हमारी बातें सुन रहा है, लेकिन कौन सुन रहा है वो हमें नहीं पता है। फिर हमने यहाँ पे कहा कि एनीवन या फिर एनीबडी कैन ईट दिस, कोई भी ये खा सकता है, तो एनीबडी में सब लोग आ गए। ओके, उसमें हमें कोई प्रॉपर पर्सन को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है, समथिंग इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। वन शुड नॉट चीट देयर पेरेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, किसी को भी अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। वन, वन क्या हो गया, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। नो वन या फिर नो बडी थिंक्स अबाउट अस इन गुड टाइम्स, अच्छे समय में कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता है। ओके, तो यहाँ पे हमने नो बडी एंड नो वन लगाया है, तो ये क्या हो गया, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। नन कैन डेयर टू स्पीक लाउडली टू मी, कोई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। नन, नन क्या है, indefinite pronoun. Next example, all the guests had come but birthday girl had not got ready yet, सारे मेहमान आ चुके थे लेकिन बर्थडे गर्ल है वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी, तो यहाँ पे ऑल है, सारे लोग ऑल, तो ऑल क्या हो गया, indefinite pronoun. Just a few students gave the exam, सिर्फ थोड़े थोड़े ही विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी, सिर्फ कुछ विद्यार्थियों ने ही एग्जाम दी थी, तो फ्यू क्या हो गया, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। मैनी स्टूडेंट्स अटेंड द साइंस फेयर, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत कुछ विद्यार्थियों ने साइंस फेयर अटेंड किया था। अब देखिए बहुत सारे मतलब सारे लोग नहीं, अगर 100% है तो उसमें से 80% या फिर 90% स्टूडेंट्स ने साइंस फेयर अटेंड किया था, लेकिन पूरा 100% नहीं। अगर पूरा 100% होता तो ऑल का यूज करते, ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन मैनी स्टूडेंट्स यानी बहुत कुछ लोगों ने, बहुत कुछ विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, तो मैनी क्या हो गया, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। सो इट्स ओवर हियर। अगर आपको प्रोनाउन का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर भी करिए। थैंक यू।